हाँ, आज हम लोग जो है तुमको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इस वेव है उसका जो क्लास 12 का फिजिक्स में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने जो फर्स्ट लेक्चर लिया था, जिसमें कि मैक्सवेल ने क्या जो एम्पियर के सर्किट लॉ में क्या इम्प्रूवमेंट किया, जिसमें कि डिस्प्लेसमेंट करंट एक ऐड करना पड़ा टर्म, और उसके बाद इस थ्योरी के आधार पर हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोडक्शन होता है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो आपस में परपेंडिकुलर हों और उसके कारण जो टाइम के साथ वैरी करते हों, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करते हैं। और इसको प्राप्त करने के लिए एक एसिलेटेड चार्ज को अगर किसी रीजन में ऑसिलेट कर दिया जाए तो ऑसिलेट किया जाएगा, तो ऑसिलेटिंग जो कि चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज, वह क्या प्रोड्यूस कर सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर सकता है। और ये तुम्हारे प्रिंसिपल थे, और जिसको हर्ट्ज ने अपने एक्सपेरिमेंट से पहली बार क्या किया, एलसी ऑसिलेशन से अपने लेबोरेटरी में उसको जो है तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन करके दिखाया। इन सबों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और उसके जो कुछ डिस्प्लेसमेंट करंट के जो तुम्हारा थे, एक पहला एग्जाम्पल थे, उसको भी हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था। और मैक्सवेल के इक्वेशंस और उसके सोर्स, इन सबों के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। आज के लेक्चर में हम लोग जो 8.234 ये जो तुम्हारा 5 तक जो पहले एग्जाम्पल्स हैं जो पीछे के, और प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी हम लोग देख चुके हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। तो पहले एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है तुमको एक ईएम वेव दिया हुआ है जो कि एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और उसका जो तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दिया हुआ है तुमको 6.3 जे डायरेक्शन में दिया हुआ है, वोल्ट पर मीटर में या न्यूटन पर कूलम, दोनों यूनिट होता है। तो इसका तुमको चाहिए कि इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो तुम्हारा होगा, ये जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ये दिया हुआ है, ई नॉट हो गया तुम्हारा कितना, 6.3 वोल्ट पर मीटर, ई नॉट हो गया। तो ई नॉट इज इक्वल टू होता है सी बी नॉट, ई नॉट इक्वल्स टू सी बी नॉट। तो बी नॉट बराबर क्या हो गया, ई नॉट बाय सी। तो ई नॉट का मान हो गया 6.3 वोल्ट प्रति मीटर बाय सी का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 6.3 बाई 3 कितना होगा, 2.1 × 10⁻⁻8, 2.1 × 10⁻⁻8। और ये किसका वैल्यू हो गया तुम्हारा, बी नॉट। बी नॉट का यूनिट क्या हो गया, टेस्ला। तो तुम्हारा ये फर्स्ट इसका आंसर हो गया। दूसरा जो तुमको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 8.3 है तुम्हारा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल अब है तुमको 8.3 देखते हैं। इसमें तुमको दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है बी का, बी वाई, बी का जो कि तुमको है बी वाई दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻7 टेस्ला इंटू साइन के के जगह पर तुमको दो दिया हुआ है, के का वैल्यू है 0.5 × 10⁻³ x प्लस 1.5 × 10⁻11 t। तो ये जो तुम्हारा हो गया, इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन इसको चाहिए। इसके साथ साथ तुमको चाहिए एंगुलर इसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सब चाहिए। तो जहाँ तक कि फ्रीक्वेंसी की बात है तो जो कि तुम्हारा इसको कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, बी वाई इक्वल्स टू बी नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो ओमेगा के जगह पर क्या दिख रहा है, 1.5 × 10⁻11, उससे हमको ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है तुमको 2 पाई × न्यू। तो न्यू इज इक्वल टू हो गया ओमेगा बाय 2 पाई। तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ कंपेयर करके देख रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1.5 × 10⁻11 रेडियन पर सेकेंड में है। अब बाय में क्या होगा तुमको 2 × 3.14, और 11 को अगर 2 पावर इधर कर दो तो गीगा हर्ट्ज बच जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी HZ में आ जाएगा पूरा यूनिट। और ये 10⁻9, इसको 150 कर दो × 10⁻9 बाय कितना होगा 6.28, ये हर्ट्ज हो गया। तो इसको ये जब करेंगे तो 23 गीगा हर्ट्ज, 10⁻9 बच गया, 10⁻9 को गीगा कहते हैं, इतना हर्ट्ज आ गया तुमको, इसकी फ्रीक्वेंसी आ गया 23 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अब जहाँ तक वेवलेंथ है तुम्हारा, तो वेवलेंथ जो के है तुम्हारा दिया हुआ वहाँ पर क्वेश्चन में, के इक्वल्स टू क्या होता है तुमको, ओमेगा बाय भी या 2 पाई बाय ओमेगा बाय भी होता है, और ओमेगा को हम लोग लिखते हैं 2 पाई न्यू, और व्यू को क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, दैट्स इक्वल्स टू 2 पाई बाय
लेमडा। तो अगर लेमडा निकालना है तो लेमडा इक्वल्स टू क्या होगा तुमको, लेमडा इक्वल्स टू 2 पाई बाय के। तो 2 इंटू 3.14 बाय के का वैल्यू हो गया 0.5 इंटू 10⁻3। ये तुम्हारा मीटर में आ गया, लेमडा का यूनिट हो जाएगा। तो 0.5 का ऊपर भी जाएगा तो ये क्या हो जाएगा तुमको 2, मतलब ये 10 अगर करेंगे तो 4 इंटू 3.14, तो 4 तो 12.56 इंटू 10⁻³ मीटर, ये हो गया तुमको वेवलेंथ निकल गया। अब तुमको है ई निकल गया बी। अब तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड का चाहिए वैल्यू। तो ई नॉट इक्वल टू क्या होता है हमको, सी बी नॉट। ई नॉट इक्वल्स टू सी बी नॉट, चलो यहाँ लिख देते हैं। तो ई नॉट इक्वल्स टू हो गया सी बी नॉट। तो ई नॉट का वैल्यू हो गया तुमको सी का, बी नॉट का वैल्यू ये हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। तो ये हो गया तुम्हारा 60 वोल्ट पर मीटर। तो ये तुमको ई नॉट हो गया। अब जैसे इसका एक्सप्रेशन अगर चाहिए तुमको, तो ई का तुमको किस में एक्सप्रेशन देते हैं, ई का जेड में लिख सकते हो। ये तुम्हारा दिया हुआ है तो इसको तुमको एक्स डायरेक्शन में वेव जा रहा है, तो वेव का जो डायरेक्शन होता है ई क्रॉस बी में जाता है। तो ई क्रॉस बी है तुमको, इसका वैल्यू आई आना है। इसको किस डायरेक्शन में जाना है, इसको आई के डायरेक्शन में जाना है। ई को तुमको क्या रखोगे डायरेक्शन, इसको माइनस के रखेंगे, तब माइनस के क्रॉस जे होगा, दैट्स इक्वल्स टू आई होगा। तो के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस में तुमको आ जाएगा। तो ये किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, इसको माइनस निगेटिव जेड एक्सिस में जाना होगा इसका। ये तुम्हारा निगेटिव जेड एक्सिस में ई का वैल्यू, ई जो तुम्हारा होगा निगेटिव जेड डायरेक्शन में जाना होगा। तो बी ई जेड अगर लिखेंगे तो ई का जेड अगर लिख देंगे, ई जेड इज इक्वल टू, ये तुमको इसका मैग्नीट्यूड तो हो गया ई नॉट, यहाँ लिखेंगे ई नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, इसका एक्सप्रेशन होगा। और जेड डायरेक्शन में अगर लिख रहे हैं तो या तो माइनस का इसका वैल्यू दे दो, या तो माइनस इधर ही कर दो, माइनस ई जेड कर सकते हैं इक्वल्स टू 60 वोल्ट पर मीटर इंटू साइन, और के का वैल्यू तुम्हारा कितना है 0.5 इंटू 10⁻³ एक्स के एक्स प्लस ओमेगा, दैट इज 1.5 इंटू 10⁻11 टी। तो ये तुम्हारा हो गया एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो गया। मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो गया, ये तुम्हारा दिया हुआ था, उसके आधार पर हम लोग ओमेगा भी निकाल लिया और फिर क्या निकल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन भी निकल गया तुम्हारा। तो ये तुम्हारा 8.3 हो गया। अब है एनसीईआरटी एग्जांपल 8.4 देखते हैं। 8.4 में दिया हुआ है तुमको एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसकी इंटेंसिटी दी हुई है 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पर 30 मिनट तक फॉल करता है। तो इसमें तुमको जो है, इसमें कितना फोर्स वह लगा रहा है या कितना मोमेंटम तुमको, कितना फोर्स वह एग्जर्ट कर रहा है, इसका हमको निकालना है, एवरेज फोर्स। तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ पॉइंट। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 8.4 है। इसमें दिया हुआ है कि एक रेडिएशन जिसका कि इंटेंसिटी है 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटेंसिटी है, फॉल ऑन एरिया जिसका कि है, एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर परपेंडिकुलरली फॉल कर रहा है। तो जो पावर तुमको आ गया, पावर कितना आ गया तुमको, पावर इज इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू एरिया। तो 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 360 वाट। ये क्या आ गया तुमको, पावर आ गया, इतना जूल पर सेकेंड। तो पावर आ गया, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल पर सेकेंड, मतलब एनर्जी बाय टाइम है ये, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया। ये हो गया तुमको एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड, एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड। तो ये तुमको होता है मोमेंटम, तुमको जो होता है चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, मोमेंटम इज इक्वल टू होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू ई बाय सी, एनर्जी बाय एनर्जी ऑफ रेडिएशन, एनर्जी ऑफ रेडिएशन बाय सी होता है उसका स्पीड।
और तो एनर्जी पर मोमेंटम पर यूनिट टाइम, मोमेंटम पर यूनिट टाइम, मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट, मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम बाय सी। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम का मतलब ये वाट हो गया, और ये क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम पर यूनिट टाइम को क्या कहते हैं हम लोग, एवरेज फोर्स कह सकते हैं इसको। ये क्या निकल गया, एवरेज फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ से। एवरेज फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, 30 मिनट तक इसे तो भाग देकर भी तुमको फिर 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसलिए हमने नहीं किया। तो ये तुमको 30 से अगर तुमको क्या करते हैं, इसको एनर्जी बदलने के लिए टाइम से मल्टीप्लाई करते तो फिर बाद में डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो चलिए इसको एक ही काम बार में कर दिए, और तुम्हारा ये कितना आ गया तुमको 360 वाट है। अब बाई क्या होगा तुमको 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो 120 बाय 10⁸ 8, 120 बाय 10⁸8, तो 1.2 इंटू 10⁻⁻6, और यह आ गया तुमको फोर्स, दैट इज न्यूटन। इतना न्यूटन, इट इज़ वेरी लेस, ये काफ़ी छोटा फोर्स है, तो जिसको एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो अगला तुमको जो है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 8.5। ये तुम्हारा निकल गया इसका। उसमें है तुमको एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि 100 वाट का है, और उसका तुमको जो है उसका इफिशियंसी जो लाइट के रूप में जाता है उसकी इफिशियंसी जो है तुमको 2.5% है। तो 2.5 का तुमको एनर्जी वो लिबरेट करता है, जिसमें से 50% जो जाता है इंटेंसिटी में, जो उसका जो 3 मीटर के डिस्टेंस पर उसका इंटेंसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रिकल जो वहाँ पर जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और तुमको मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड क्या होगा, इसको हमको पता करना है। तो 8.5, तो उसमें दिया हुआ है वाट जो है तुमको पावर है 100 वाट, 100 वाट, और बट इफिशियंसी क्या है 2.5%, और एरिया हो जाएगा तुमको 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई गुना 3 स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 36 पाई मीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा एरिया हो गया। और तो इंटेंसिटी एट 3 मीटर, एट 3 मीटर इज इक्वल टू क्या होगा, पावर बाय एरिया, पावर बाय एरिया। तो पावर है तुम्हारा कितना 100 का 2.5% इफिशियंसी है, बाय एरिया क्या होगा तुमको 36 पाई, तो दैट्स इक्वल्स टू 2.5 बाय 36 पाई, ये होगा तुमको वाट पर मीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा हो गया, इसका वैल्यू हो गया इंटेंसिटी का। और इसमें से आधा जो तुम्हारा है ये तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है, हाफ जो तुम्हारा है हाफ आई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूशन, आधा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूशन करता है। तो इंटेंसिटी बराबर होता है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू होता है तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के संदर्भ में हाफ एप्सिलॉन नॉट ERMS का स्क्वायर इंटू सी। तो हाफ इंटेंसिटी है तुम्हारा, तो इंटेंसिटी इसका कितना होगा, इंटेंसिटी इसका तो इतना पूरा है, तो लाइट एनर्जी में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू आ गया तुमको 2.5 बाय 2 इंटू 36 पाई वाट पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे डाल दीजिए इसका वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का कंट्रीब्यूशन आ गया तुमको, तो दैट इज 2.5 बाय 2 इंटू 36 पाई इक्वल्स टू 1 बाई 2 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 एप्सिलॉन नॉट इंटू ERMS का स्क्वायर, जो कि हमें कैलकुलेट करना इंटू 3 इंटू 10⁸8। तो ये तुम्हारा सब नीचे चला जाएगा, तो ये जो तुम्हारा पूरा कैलकुलेशन करके आ जाएगा। ERMS का वैल्यू पता है कितना है दिया हुआ, देखो ERMS इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 2.9 वोल्ट पर मीटर, मतलब ERMS का वैल्यू है ये। और एक फिर ई नॉट भी निकालना है,
तो ई आर एम एस बराबर होता है ई नॉट बाय रूट टू। तो ई नॉट बराबर क्या होगा, रूट टू इंटू ई आर एम एस, दैट इज 29 वोल्ट पर मीटर। तो रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे 29 इंटू 1.4, तो 29 और 11 समथिंग हो जाएगा, 87 और 19 116। तो 29 और 12 करके 41 के आसपास हुआ, 41 वोल्ट पर मीटर। ये आ गया तुमको। अब चाहिए तुमको बी आर एम एस चाहिए, बी आर एम एस वैल्यू चाहिए या बी नॉट चाहिए तुमको? बी जीरो चाहिए, बी आर एम एस, हाँ ई नॉट तो हो गया, उसके बाद बी नॉट, बी भी चाहिए ना, बी आर एम एस चाहिए। तो बी आर एम एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई आर एम एस बाय सी। तो ई आर एम एस तो मेरा आ गया 29 वोल्ट पर मीटर, बाय सी का वैल्यू कितना आ गया 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया 8 तुम्हारा 8 हो गया, और यहाँ पे बच गया तुमको 8 में 24 5 बच गया, तो एक में 29/3 है, तो 8 नहीं 9 हो गया ना, 9 हाँ सॉरी 9 में 9.66 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। चलो तो यही तुम्हारा था। अगर बी नॉट निकालना होगा तो बी नॉट बराबर क्या होगा, रूट टू इंटू बी आर एम एस, इसको निकाल सकते हो। तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कितना होगा, एग्जाम्पल 8.5 हो गया। तो एग्जाम्पल तुम्हारा इसका समाप्त हो गया। अब तुमको जो है एक जो टॉपिक है तुम्हारा, दैट इज वो गिवन है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या क्या कौन कौन सा वेव है जो कि हमारा ज़्यादा मतलब कि जिसका नाम भी है तुमको रेडियो वेव है, जो सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का है। उससे घटते हुए क्रम में जाएंगे तो माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, और तुमको वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। रेडियो वेव पहला हो गया सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ का, उससे जो है तुमको छोटा हो गया कौन, उससे छोटा मैंने कहा माइक्रोवेव, माइक्रोवेव से छोटा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद लाइट जो है विजिबल लाइट वेव्स, उसके बाद तुम्हारा जो है वेवलेंथ उससे छोटा आ गया तुमको अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट से छोटा तुमको एक्स रे, एक्स रे के बाद गामा रे। ये 7 स्पेक्ट्रम के तुम्हारा ब्रॉड डिवीजन हैं। और ये तुमको अगर जैसे जैसे वेवलेंथ घटते जा रहा है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी लोएस्ट था तुम्हारा किसका, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या होता है, सी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो अगर तुमको सी तो कांस्टेंट होता है, तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो ये वेवलेंथ डिक्रीज करता है, ये और अगर फ्रीक्वेंसी घटता है तो वेवलेंथ बढ़ता है। तो एक का बढ़ना एक का घटना, एक ज़्यादा होता है तो दूसरा का कम हो जाता है वेव का। तो तुम्हारा जो है लॉन्ग जैसे रेडियो वेव है, तो तुम्हारा सबसे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के मुताबिक है उसको मैं लिखता हूं। तुमको है पहला कौन, रेडियो वेव। रेडियो वेव का तुमको वेवलेंथ सबसे अधिक होता है, इससे जो है तुमको डिक्रीज करेगा। तो इसके बाद आएगा तुमको कौन सा, रेडियो वेव के बाद आ जाएगा तुमको इससे कम आएगा, दैट इज माइक्रोवेव आएगा। ये तुमको यहाँ पर ये रेडियो वेव का हुआ। इसके बाद आ गया माइक्रोवेव आ जाएगा तुम्हारा, ये माइक्रोवेव का खटाल हो गया। इसके बाद जो तुम्हारा आएगा माइक्रोवेव के बाद आ जाएगा कौन सा तुम्हारा, माइक्रोवेव के बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद तुमको आ जाएगा यहाँ विजिबल। इसके बाद विजिबल का मतलब हो गया, विजिबल के बाद आ जाएगा तुमको अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद तुमको एक्स रे, एक्स रे के बाद गामा रे। ये तुम्हारा ये सारा जो 7 तुमको है ये वेवलेंथ के क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तुम्हारा। ये वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और वेवलेंथ इसमें क्या हो रहा था, वेवलेंथ डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग वेवलेंथ, डिक्रीजिंग वेवलेंथ, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है और डिक्रीज कर रहा है वेवलेंथ। अब जैसे कि इसमें आते हैं रेडियो वेव का। रेडियो वेव का जहां तक कि वेवलेंथ की बात करें, रेडियो वेव का वेवलेंथ होता है 10⁻7 मीटर से लेकर के 10⁻⁻1 मीटर तक ले सकते हैं आप। ऐसे -3 भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है। ये तुम्हारा इसका रेंज है रेडियो वेव का। रेडियो वेव के बाद ये जो तुम्हारा है इसको ले सकते हो 10⁻⁻1 मीटर से लेके 10⁻⁻4 मीटर तक ले सकते हो, मीटर टू 10⁻⁻⁴
-4 मीटर तक, ये दूसरा हो गया तुम्हारा। तीसरा में तुमको आ गया इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड जो तुमको है, जो कि यहाँ से 10⁻⁴ से लेकर के 10⁻⁴ मीटर टू 700 नैनोमीटर तक, 700 नैनोमीटर, जो कि ये रेड कलर का है, ये रेड के पहले तक का है ये। और विजिबल रे जो तुम्हारा आता है 700 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर तक, 400 नैनोमीटर, ये रेड से लेके, ये इधर से तुम्हारा विबग्योर है, ये तुम्हारा है विबग्योर, इधर से होगा विबग्योर, ये तुम्हारा वायलेट, ये रेड का है, रेड के ऊपर इंफ्रारेड है और वायलेट के नीचे अल्ट्रा वायलेट है। यहाँ 400 नैनोमीटर से लेके इसकी जो तुमको जो है तुम्हारा वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर से, अल्ट्रा वायलेट का 400 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर इसका है। और इसका जो तुमको हो जाएगा एक्स रे का 1 नैनोमीटर से, मतलब ऐसे तो 10⁻- नैनोमीटर से भी छोटा से लिया है, कोई कहीं कहीं पे लेता है, से लेके 10⁻, कभी ये ओवरलैप भी किया हुआ है, बहुत सा डिफाइन नहीं होता बिल्कुल। और ये तुमको तुमको 11 से इसका -14 तक लेता है, ये -11 मीटर टू 10⁻14 मीटर। ये हमने तुमको सबका लगभग एक रेंज लिख दिया। ये तुम्हारा क्या चीज का रेंज हो गया, ये तुम्हारा वेवलेंथ का रेंज हो गया। और फ्रीक्वेंसी अगर निकालना चाहते हो 3 × 10⁸ से इसमें भाग दो, 3 × 10⁸ में इसको भाग कर देना है। तो अगर जैसे 3 × 10⁸ में अगर हम 10% 30 मीटर हो जाएगा इसका, और इसका भाग करें 10⁻⁻1, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ बाई 10⁻⁻1, तो ये तुम्हारा क्या होगा 10⁻⁻1 का हो गया, 10�9 तक चला जाएगा। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज आती है 1 मीटर से लेकर, फ्रीक्वेंसी अगर कहें तो 1 हर्ट्ज से करीब 1 हर्ट्ज से लेकर कहाँ तक चला जाएगा, 1 हर्ट्ज से लेके 890 मेगाहर्ट्ज तक रहता है तुमको। ऐसे जनरली जो कि तुम्हारा होता है, जो रेडियो कम्युनिकेशन में जो यूज करते हैं हम लोग, कुछ किलो हर्ट्ज से हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि मीडियम वेव है तुम्हारा, इसमें जैसे बहुत सा फ्रीक्वेंसी जो बटा हुआ है, जो मीडियम वेव जो तुम्हारा है, जिसको AM वेव भी कहते हैं, मीडियम वेव में MW जिसको कह रहे हैं, तो ये तुमको रहता है लगभग लेता है 450 किलो हर्ट्ज से लेकर के ये लगभग 1500 किलो हर्ट्ज तक ये तुम्हारा ये मीडियम वेव होता है। इसी में फिर शॉर्ट वेव आ जाता है, तो इसका फ्रीक्वेंसी रेंज है तुमको 3 मेगाहर्ट्ज से लेके करीब करीब 30 मेगाहर्ट्ज तक होता है इसका, MHz मेगाहर्ट्ज। टीबी वेव जो तुम्हारा आ गया, टीबी का तुम्हारा आ जाता है 54 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 890 मेगाहर्ट्ज तक ये जाता है, जो कि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज भी इसी में आ जाता है। जैसे कि तुम्हारा कहते हैं फ्रीक्वेंसी का जो बैंड होता है VHF UHF बैंड, UHF हो गया अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, और HF बैंड, ये सारा बैंड इसी में आता है तुम्हारा, ये सब बैंड इसी में है तुम्हारा, इसका टीबी वेव हो गया। और मोबाइल कम्युनिकेशन, इसके बाद तुम्हारा जो मोबाइल कम्युनिकेशन भी इसी में है टीबी, और ये तुम्हारा FM कम्युनिकेशन जो आता है तुम्हारा इसी में आता है, जो कि ये रेडियो वेव का काम ही है टेली कम्युनिकेशन में। ये तुम्हारा FM वेव इसमें आता है 88 मेगाहर्ट्ज से लेके इंडिया में 108 मेगाहर्ट्ज तक का ये फ्रीक्वेंसी इसमें तुमको रेडियो में FM रेडियो का सप्लाई होता है। और इसका जहाँ तक किया ये तुम्हारा हो गया ये सब, और इसका मेन ये जो मोबाइल कम्युनिकेशन, इसका यूज हो गया तुमको मोबाइल, टीवी, रेडियो कम्युनिकेशन, ये इसका यूजेज हो गया। और प्रोडक्शन कैसे करते हैं इसमें तुमको जो तुम्हारा है इलेक्ट्रॉन्स जो कि वाइब्रेट, मतलब इलेक्ट्रॉन के तुम्हारा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन से, वाइब्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कंडक्टर, तो उसके वाइब्रेशन से क्या होगा तुम्हारा क्रिएट होगा। तो तुम्हारा क्या कहते हैं, ये हो गया तुम्हारा किसका, ये तुम्हारा हो गया कि सबका रेडियो में, ये तुम्हारा हो गया जिसका तुम्हारा क्या कह सकते हैं रेडियो वेव का, ये सारा यूजेज हो गया। इसको कैसे प्रोडक्शन करते हैं ये सारा हो गया। अब तुमको आते हैं इसमें रेडियो वेव के बाद तुम्हारा जस्ट जो आता है माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव का जो तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा जो वेवलेंथ रेंज यहाँ दिया हुआ ही है, और इसका तुमको जो काम आता है तुमको, इसका प्रोडक्शन तो हम लोग कर सकते हैं, क्या कहते हैं माइक्रोवेव का यूज करते हैं हम लोग राडार कम्युनिकेशन, राडार टू डिटेक्ट पोजीशन एंड स्पीड ऑफ एरोप्लेन
एरोप्लेन, क्रिकेट बॉल स्पीड, क्रिकेट का बॉल का जो स्पीड है, इस सब को जानने के लिए हम किसका यूज करते हैं? माइक्रोवेव। अब माइक्रोवेव एक ओवन है, जो कि माइक्रोवेव का एक चूल्हा आता है ना, माइक्रोवेव वेवन में भी इसका यूज, फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। ये क्या करता है, ये तुमको जो कि वाटर का जो फ्रीक्वेंसी होता है, वाटर फ्रीक्वेंसी जो होता है, वाटर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, वाटर का फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशन होता है 304 मेगाहर्ट्ज। इसका ये जो फ्रीक्वेंसी है 304 मेगाहर्ट्ज या 3 गीगाहर्ट्ज करीब करीब, इसका क्या करेगा, इसी को इसमें इसको वाइब्रेट करता है। ये वाटर का फ्रीक्वेंसी है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है इसी रेंज में आएगा, तो ये वाटर मॉलिक्यूल को क्या करता है, वार्म कर देता है डायरेक्ट, उसको तो वाइब्रेट कर, रिजोनेंस करा, रिजोनेट वाटर मॉलिक्यूल्स टू वाइब्रेट, रिजोनेट वाटर मॉलिक्यूल, और एंड बिकम, ये क्या करता है, उसको गर्म कर देता है। और इस प्रकार से खाना को क्या करता है, पकाता है। तो मतलब क्या करता है, किसी भी जो फूड आइटम्स है उसमें वाटर है, वाटर का फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशन है 304 मेगाहर्ट्ज, उसको क्या करें, उतना ही फ्रीक्वेंसी का अगर हम लोग माइक्रोवेव जब इमिट करेंगे तो दोनों क्या कर, दोनों की फ्रीक्वेंसी जब मैच कर जाए तो वह उसको ज्यादा वाइब्रेट कर, रिजोनेंस हो जाता है, जिससे कि वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा वाइब्रेट कर लेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ज्यादा हीट हो जाएगा, और इस प्रकार से खाना क्या हो जाएगा, तुम्हारा पक जाएगा। तो ये तुम्हारा माइक्रोवेव के द्वारा ये भी यूज किया जाता है। माइक्रोवेव के बाद हमारा है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का जो तुम्हारा है, इंफ्रारेड जो तुम्हारा है, ये तुम्हारा किसमें यूज में आता है, इंफ्रारेड से तुम्हारा देखोगे, ये तुम्हारा जो कि रिमोट कंट्रोल, जो तुम्हारा घर में जितना भी रिमोट, टीवी रिमोट, ये सब जो तुम्हारा रिमोट है, या टेप रिकॉर्ड का जिसका भी तुम रिमोट है, रिमोट कंट्रोल, फोटोग्राफी, नाइट विजन फोटोग्राफी, रात वगैरह में जो फिटिंग वगैरह करना है, नाइट मोड में जैसे करते हैं मोबाइल को, तो उसमें भी तुमको इंफ्रारेड आता है, नाइट विजन फोटोग्राफी। तो नाइट विजन फोटोग्राफी में भी इसका यूज करते हैं हम लोग। ये तुमको अल्ट्रावायलेट रे का और इंफ्रारेड का, ये तुम्हारा इसका यूज हो गया इंफ्रारेड का। और इंफ्रारेड का प्रोडक्शन तुम्हारा जो है क्या कहते हैं, ये कर सकते हैं हम लोग, जो डिटेक्शन भी इसमें तुमको प्रोडक्शन में भी तुम्हारा कर सकते हैं। और ये तुम्हारा हो गया इसका अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड का तुम्हारा क्या होगा, ये जो तुम्हारा हीट वेव होता है, हीट वेव में भी इसका यूज करते हैं। हीट वेव इसको कहा जाता है बिकॉज कि ये तुमको जो है, जो कि यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, यही रिस्पॉन्सिबल है तुमको, रेडिएशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, यही तुमको किसको रखा है, वार्म रखता है, एटमॉस्फेयर को वार्म यही रखता है। लेकिन ये क्या करता है, जैसे कि जो विजिबल लाइट आया एटमॉस्फेयर में सन से, जो सन से लाइट आता है उसको क्या करता है, ये तुमको जब रिफ्लेक्ट होने लगता है तो वो इंफ्रारेड रेंज में आता है, और इंफ्रारेड से एनर्जी लेकर के जो मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट करने लगता है, और जिसके कारण कि क्या होगा, ये तुमको एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल है वो गर्म हो जाते हैं और वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं इस रेडिएशन को। इस तरह से जो अर्थ का टेम्परेचर है धीरे धीरे राइज कर रहा है, और खासकर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इसको जो एब्जॉर्ब करता है, जो हम इमिट किए हम लोग, उससे क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर और ज़्यादा वार्म हो रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं कौन, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो ग्रीन हाउस के लिए भी जो इफेक्ट तुम्हारा है, जो कि कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, ये तुमको इंफ्रारेड है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। अगला है तुम्हारा इंफ्रारेड के बाद तुम्हारा विजिबल लाइट। विजिबल लाइट हो गया तुम्हारा, विजिबल लाइट का फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ है तुम्हारा 700 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर है तुम्हारा। ये तुमको वायलेट मतलब क्या है, 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच का है तुम्हारा। ये किसका हो गया तुम्हारा, विजिबल लाइट का। विजिबल लाइट का हो गया तुमको, विजिबल लाइट का हो गया तुमको 700 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर तक। विजिबल लाइट का हो गया तुमको 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच, ये विजिबल लाइट है तुम्हारा। ये तुम्हारा विजिबल लाइट जो तुमको तो रेड से लेकर तुम्हारा वायलेट तक आता है। ये तुम्हारा विजिबल लाइट से तुम क्या करते हो, इसमें तुमको विब ग्योर है, जैसे विब ग्योर कहते हैं। तो विब ग्योर में क्या होगा तुमको, ये तुम्हारा सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, दैट इज वेवलेंथ सबसे कम 400 नैनोमीटर, और इसका रेड का 700 नैनोमीटर आता है तुमको। ये वेवलेंथ सबसे अधिक है, वेवलेंथ इधर से डिक्रीज कर रहा है, विबग्यो याद रखते हो, इसी के आधार पर लिख दिया इसका। और ये तुमको इससे क्या होता है, पूरा जो विजुलाइज हम लोग जो पूरा विश्व कर रहे हैं इसी के आधार पर करते हैं हम लोग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तुम्हारा रेडिएशन है, जिससे कि हम लोग दुनिया को देख रहे हैं। और इसका तुम्हारा है, ये जाहिर है कि लाइट से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन है अल्ट्रावायलेट, तो ये उससे पावरफुल होता है। ये तुमको लाइट जो सन से जो और सन से जो आता है अल्ट्रावायलेट को, जो कि स्किन को हानि करता है, तो सन से आने वाला अल्ट्रावायलेट किसको, स्किन को हानि करेगा, तो इसको क्या कर लेता है, ये जो है तुमको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको ओजोन लेयर। ओजोन लेयर
एब्जॉर्ब यूवी लाइट, एब्जॉर्ब यूवी लाइट, यूवी लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और तुमको क्या कर लेगा, यूवी लाइट को ये सन से आने वाला रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगा और तुमको यहाँ पर नहीं आने देता है। इसका यूज जहाँ तक है, एक लेसिक सर्जरी, यूजेज में क्या है इसका, लेसिक सर्जरी जो कि प्रिसीजन होता है, लेसिक सर्जरी आई वगैरह के लिए होता है, उसमें यूज होता है। वाटर किलिंग जर्म्स, वाटर को प्यूरिफाई करता है, किलिंग जर्म्स को मार करके वाटर प्यूरिफिकेशन में इसका यूज करते हैं हम लोग। तो ये तुम्हारा हो गया, इसका यूज हो गया वाटर प्यूरिफिकेशन में, वाटर में तुमको जर्म को मारने के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज कर सकते हो। और इसका जहाँ तक जहाँ तक प्रोडक्शन की बात है, प्रोडक्शन को मतलब एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाई एनर्जी लेवल से जब लो एनर्जी लेवल में आते हैं तो अल्ट्रावायलेट भी इमिशन करते हैं। तुमको विजिबल रेडिएशन भी उसमें भी आता है, इमिट होता है। उसमें तुमको जब हाई फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी, लो हाई एनर्जी ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी ऑर्बिट में होता है तो ये तुमको इंफ्रारेड, विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट, ये तीनों तरह के रेडिएशन निकलते हैं। अरे एक्सरे तो तुमको हेवी पार्टिकल में एक्सरे भी इमिट होता है। ये तुम्हारा हो गया। अब है एक्सरे का, एक्सरे का जहां तक है, एक्सरे क्या होता है तुम्हारा, एक्सरे को जहां तक प्रोड्यूस करते हैं ये तुमको कौन सी में आता है, एक्सरे हम लोग को मतलब कि बोन फ्रैक्चर को डिटेक्ट करने में, बोन फ्रैक्चर डिटेक्शन। दूसरा यूज आता है तुमको किलिंग कैंसरस सेल, कैंसरस सेल को भी किल करने में ये काम आता है। डिफेक्ट इन सॉलिड, डिफेक्ट इन मेटल, मेटल में कहाँ पे डिफेक्ट है इसको डिटेक्ट करने में भी ये यूज में आता है। ये तुमको इसके यूज हो गए। जहाँ तक प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक हेवी मेटल, हेवी मेटल, इस हेवी मेटल को अगर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन अगर स्ट्राइक करेगा तो उससे एक्सरे इमिट होता है, जो कि कुलीज ट्यूब में हम लोग इसको बनाते हैं, जो हम लोग प्रोडक्शन अभी करते हैं जिसमें कि जहाँ से एक्सरे कराने जाते हैं तो कुलीज ट्यूब कहते हैं उसको, वहाँ पर इसका प्रोडक्शन किया जाता है। और तुम्हारा ये तुमको एक्सरे का इमिशन होगा। इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो सबसे हाईएस्ट जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का है, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का तुम्हारा गामा रे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड पेनिट्रेटिंग पावर, एंड पेनिट्रेटिंग पावर, हाईएस्ट एनर्जी भी है इसका और पेनिट्रेटिंग पावर भी हाईएस्ट होगा। ये तुमको यूज करते हैं कुछ जो यूज टू डिस्ट्रॉय कैंसरस सेल, कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय करने में भी काम करते हैं। दूसरा ये प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव डिके में ये तुमको अल्फा बीटा गामा दोनों मतलब गामा रे भी वहाँ निकलता है। ये काफ़ी हार्मफुल होता है, इसके एक्सपोजर से तुम्हें काफ़ी क्या होता है, काफ़ी इसमें परेशानी होगी। ये तुम्हारा काफ़ी पावरफुल रेडिएशन होता है। और जाहिर है कि उससे कम हार्मफुल एक्सरे है, लेकिन एक्सरे बार बार भी कराने पर वहाँ पर भी उस क्षेत्र में भी तुमको सेल डैमेज हो सकते हैं। और तुमको ये सब तुम्हारा इंफ्रारेड, ये सब कम पावरफुल रेडिएशन होते हैं। तो ये तुम्हारा इसके मैंने इसी में तुमको यूजेज, इसका जो फ्रीक्वेंसी का रेंज, और फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे ये तुमको बढ़ते जा रहा है। फ्रीक्वेंसी का जहाँ तक की बात रहा, तुमको जो विजिबल लाइट है उसका फ्रीक्वेंसी होता है, विजिबल लाइट का फ्रीक्वेंसी 10⁻14 हर्ट्ज के रेंज में होता है। विजिबल लाइट का फ्रीक्वेंसी 10⁻14 हर्ट्ज का, और इसका तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे काफ़ी डिटेल में लिख दिए हैं। और इसी का आधार पर धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी इसमें बढ़ते चला जाएगा। और इसका जहाँ तक है तुमको जैसे 10⁻- क्या लिखा हुआ -14 मीटर, तो इसका फ्रीक्वेंसी 10⁻22 हर्ट्ज में चला जाएगा। इसकी फ्रीक्वेंसी का रेंज 10⁻22 हर्ट्ज चला जाएगा। और इसका फ्रीक्वेंसी का रेंज तुम्हारा 10⁻11 तक अगर जाएगा तो 10⁻11 तो 10⁻19 तक जाएगा इसका एक्सरे का फ्रीक्वेंसी। इसका 10⁻22 तक, इसका 10⁻19 तक जाएगा। इसके फ्रीक्वेंसी एनर्जी का रेंज, फ्रीक्वेंसी का रेंज जाएगा एक्सरे का। अल्ट्रावायलेट जहां तक है तुम्हारा 10⁻9 है तो 10⁻17 तक जाएगा इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रावायलेट का। और उसका जो तुमको विजिबल लाइट का तुमको बोले कितना में 10⁻15 हर्ट्ज के आसपास, या 400 गुना 10⁻400 × 10⁻14 टू 700 × 10⁻14 हर्ट्ज में होता है विजिबल लाइट का। और उससे कम उसके बाद धीरे धीरे घटता जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का ये तुम्हारा क्रम है। तो ये जो तुम्हारा लिखा हुआ है फिर से याद कर लो, रेडियो वेव हाईएस्ट वेवलेंथ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। और ये जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट साथ जो लिखा हुआ है तुमको, रेडियो वेव डायरेक्टर कौन हो गया तुम्हारा, माइक्रोवेव उससे कम वेवलेंथ का, उससे कम वेवलेंथ का तुमको इंफ्रारेड, उससे कम वेवलेंथ विजिबल लाइट, विजिबल लाइट के बाद अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट से के बाद एक्सरे, एक्सरे के बाद तुम्हारा गामा रे।
और ये तुमको फ्रीक्वेंसी के बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, एक में याद कर सकते हो। और मोटा मोटी हमने रेंज भी लिख दिया, और कहीं कहीं पर कुछ ओवरलैपिंग भी है तो बिल्कुल फ्री क्लियर नहीं होता है। जहां तक कि इसका जो है इसका कम्युनिकेशन में यूज होता है, मोबाइल कम्युनिकेशन, टीवी कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन, हम लोग रेडियो वेव का यूज करते हैं। दूसरा है तुमको जो कि माइक्रोवेव रडार कम्युनिकेशन टू डिटेक्ट, मतलब कहीं क्रिकेट बॉल या टेनिस बॉल इन सबों का स्पीड जानने के लिए, या तुमको ऑटोमोबाइल जैसे चला रहे हो तो वहां पर जो ओवर स्पीडिंग होता है उसके लिए भी वहां पर एक विशेष प्रकार का गन होता है जो इसे डिटेक्ट कर सकता है इंफ्रारेड को, और उसके आधार पर स्पीड को पता कर सकता है। ये तुमको माइक्रोवेव के आधार पर। इंफ्रारेड के लिए तुम्हारा क्या होगा, इंफ्रारेड तुमको रिमोट कंट्रोल डिवाइसेज हीट वेव प्रोड्यूस करता है, जिससे कि तुमको जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है एटम से, उसके इंफ्रारेड ही तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल होता है। और तुम्हारा जो है विजिबल लाइट, जो कि उसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ याद रखोगे 400 नैनोमीटर से 700 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। 400 मीन्स वायलेट, जिसका वायलेट का हो गया, और रेड 700 नैनोमीटर, और तुम्हारा साथ रेड का हाईएस्ट वेवलेंथ, और रेड के जस्ट एबव इंफ्रारेड, नाम याद रखने में तुम्हें मदद मिलेगा। और जिसका तुम्हारा क्या हो गया, वायलेट के जस्ट बाद तुम्हारा किसका नंबर है, अल्ट्रावायलेट, उसी से दोनों से नाम है। तो अल्ट्रावायलेट तुम्हारा जो है मतलब वाटर प्यूरिफिकेशन में काम आता है, या और लेसिक सर्जरी में भी काम आता है। एक्सरे से तुमको मेडिकल ट्रीटमेंट, जो कि बोन वगैरह का क्या करता है, ये इसको मतलब जो ये मांस है इसको क्या कर देता है, ये पेनिट्रेट कर देता है, लेकिन बोन को पेनिट्रेट नहीं करता, उसका वहाँ पर क्या बनाता है, पिक्चर बना देता है, जिससे कि हम लोग इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। तो इसका बोन का फोटोग्राफी में यूज होता है तुम्हारा, और एक्सरे का, और गामा रे को कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय करने में इसका यूज करते हैं। तो ये तुम्हारा इसका क्या हो गया, इसका जो तुम्हारा था, जो इस लेक्चर में तुम्हारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका सारा जो उनको जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन बचे तो वो समाप्त हो गए। और तुमको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम थे उसके मैंने बेसिक जो जितने भी तुम्हारा आवश्यक पॉइंट थे, और कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जो है जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो उस चैप्टर जो कि तुम्हारा इस मतलब अभी तो इधर तो कुछ साल से सिलेबस में नहीं है, नहीं तो लास्ट चैप्टर में तुम्हारा दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन दिया हुआ है, जिसमें भी रेडियो वेव बैंड का यूज़ करते हैं हम लोग, एएम अल्ट्रा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इन सब की टेक्निक को भी उसमें बताया जाएगा। अगर तो अब इस चैप्टर को लास्ट कर रहे हैं तुम लोग को, कोई भी पोर्शन में तुम्हारा ये फर्स्ट वॉल्यूम का तुमको जो है लास्ट ही चैप्टर है, तुम फर्स्ट वॉल्यूम में जाहिर है कि जो क्वेश्चंस वगैरह बनाए होंगे, जहाँ तुमको फर्स्ट वॉल्यूम फिजिक्स का दिक्कत हो रहा है, कोई भी पोर्शन समझ में नहीं आया हो, जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक है, फिर उसके बाद तो इलेक्ट्रिक करंट है, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह का पूरा सेक्शन था तुम्हारा, उसके बाद इंडक्शन, एसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये पूरा एक तुम्हारा जो फर्स्ट वॉल्यूम का जो चैप्टर था, जितने 4 चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर तुम्हारे, ये सारे चैप्टर इसमें समाप्त हो गए, जिसको तुम राइस रूल ऐप पर तुम सब सारे लेक्चर्स भी देख सकते हो। उसमें जो बोर्ड के जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो नोट्स भी तुमको उसमें मिल जाएगा तुम्हें वहाँ पर। और जो जेईई मेंस, एडवांस, नीट, इन सबों की तैयारी करते हो उसके लिए जो है इंजीनियरिंग मेडिकल का जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए तुमको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी राइस रूल ऐप पर हैं, जिसके तुम प्रैक्टिस उसमें कर सकते हो। और लाइव क्लासेज, डाउट क्लासेज, या तुमको पर्सनल डाउट के लिए भी तुम चाहो तो हमसे पर्सनल टाइम भी ले सकते हो, जो भी पोर्शन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा वो भी तुम्हें बता दिया जाएगा, और तुम पर्सनल टाइम ले करके तुम अपनी पढ़ाई को जहाँ भी दिक्कत हो तुम राइस रूल ऐप की मदद से अपनी पढ़ाई जो कंप्लीट ऐप है उसके द्वारा कर सकते हो। तो ये तुम्हारा फर्स्ट वॉल्यूम का तुम्हारा जहाँ तक है एक्सरसाइज, ये तुम्हारा उसमें कम ही चैप्टर दिए हुए क्वेश्चन, लेकिन जहाँ भी दिक्कत हो किसी भी पोर्शन में तो हमसे संपर्क कर सकते हो। इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।